अच्छा जी, तो लास्ट हमने CSS के सेलेक्टर देखे थे, CSS को लिखना कैसे है और स्टाइल शीट को कनेक्ट कैसे करना है अपनी HTML के साथ ना। अच्छा ज़रा बताओ कि CSS को कनेक्ट करने के कितने तरीके हैं HTML के अंदर? 3 तरीके हैं, कौन कौन से? हाँ, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। तो इंटरनल क्या होती है भाई? हाँ, यहाँ पे हेड के अंदर अगर मैंने स्टाइल का टैग लगा दिया और इसके अंदर आके कुछ CSS लिखी तो वो इंटरनल CSS कहलाएगी। अच्छा, ये रिकमेंडेड थी या नहीं थी? नहीं थी। अच्छा, दूसरा कौन सा देखा था हमने? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या करता था? बाहर फाइल बनती थी, यहाँ पे ऐसी ऐसी फाइल बनती थी और यहाँ पे हम सारा कोड लिखते थे। और तीसरी कौन सी थी? इनलाइन। इनलाइन कैसे लिखते थे? टैग्स के अंदर, ओपनिंग टैग के अंदर लिखते थे ना, यहाँ पे स्टाइल लगा के, और यहाँ पे हम पूरी स्टाइलिंग यहाँ पे देते थे। अच्छा, तो इनलाइन और इंटरनल ये दोनों रिकमेंडेड नहीं थी। एक्सटर्नल वाली जो चीज़ थी वो हमारे पास रिकमेंडेड थी, यानी आपने जो फाइल बनानी है वो अलग से बनानी है बाहर। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद हमने क्या देखा था कि CSS को लिखना कैसे है। उसके हमने कुछ जैसे HTML के टाइम पे हमने टैग्स देखे थे ना, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, ऐसे ही हमने CSS के भी कुछ देखे थे। बॉक्स थ्योरी हमने पढ़ी थी एक, ये तो याद होगी सबको। हाँ, तो ऐसा हमने कुछ स्ट्रक्चर देखा था कि क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं और ये काम कैसे करता है। तो इसका नाम क्या था भाई? सेलेक्टर। इसका नाम क्या था? सेलेक्टर नाम था। और ये जो दूसरी वाली चीज़ है डिक्लेरेशन, इसके अंदर भी एक दो चीज़ें हमने देखी थी, प्रॉपर्टी और वैल्यू। अच्छा, इसके बाद क्या देखा था भाई? इसके बाद देखा था हमने थोड़ा सा कोड, लिंक कैसे लगेगा ये देखा था हमने, इंटरनल और एक्सटर्नल को कैसे यूज़ करना है। इसके बाद हम आ गए थे भाई सेलेक्टर के ऊपर। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले था भाई यूनिवर्सल सेलेक्टर। ये कैसे लगता था? स्टार से लगता था। और काम क्या था इसका? सारे एलिमेंट्स पे लगता था, यहाँ पे ऐसे ना। ये इस तरह से ना स्टार लगाऊंगा और जो भी स्टाइल दूंगा तो वो मेरी HTML के पेज पे जितनी भी चीज़ें होंगी सब पे लग जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक हमने देखा था टाइप सेलेक्टर। टाइप सेलेक्टर ये क्या करता था? मैचेस एलिमेंट नेम्स। किसी भी एलिमेंट का मैं स्पेसिफिक नाम दे सकता हूँ और उस नाम के ऊपर मैं स्टाइलिंग लगा सकता हूँ। जैसे H1 का टैग हो गया, बोल्ड का टैग हो गया और अंडरलाइन का टैग हो गया। ठीक है। तो किसी भी टैग का मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा सिंपल और उसके ऊपर कोई भी स्टाइलिंग लगा दूंगा। एक हमने देखा था क्लास सेलेक्टर। किसी भी एलिमेंट को क्लास दे दें और उसको उसकी क्लास से पकड़ लें। क्लास से कैसे पकड़ रहे थे हम? डॉट लगा रहे थे और क्लास का नाम आ रहा था। ठीक है। और इसके बाद हमने देखा था एक आईडी सेलेक्टर, कि किसी भी एलिमेंट को आईडी दे दें आप और आईडी से अगर आपको उसको CSS के अंदर गेट करना है तो हैश लगा के उसका नाम और हैश लगा के उसकी आईडी और आगे आप CSS लिख लें। अच्छा, इसके बाद क्या था भाई? ग्रेटर देन वाला देखा था हमने ना, इसको क्या बोलते हैं? डिसेंडेंट चाइल्ड सेलेक्टर बोलते हैं इसको ना, चाइल्ड सेलेक्टर। तो एक चाइल्ड सेलेक्टर देखा था और एक डिसेंडेंट सेलेक्टर देखा था। तो चाइल्ड सेलेक्टर क्या करता था भाई? किसी भी एलिमेंट के अंदर साथ लिख के भी डाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं फर्क नहीं पड़ता। हाँ भाई, क्या डिफरेंस था इसके अंदर ग्रेटर देन में और स्पेस में? क्या डिफरेंस था? भूल गए? ग्रेटर देन ये करता है कि उसके डायरेक्ट चाइल्ड को देखता है, अपने डायरेक्ट चाइल्ड को देखता है, जब भी इसको चाइल्ड सेलेक्टर का नाम दिया गया है कि अपने नीचे वालों को देखेगा बस। और डिसेंडेंट ये करता था कि डिसेंडेंट को बोलते क्या है उर्दू में?
औलाद को बोलते हैं, सही है। औलाद हो गया, ख़ानदान हो गया, कुछ भी हो गया ना, तो डिसेंडेंट उसको बोलते हैं। तो चाइल्ड सेलेक्टर क्या कर रहा था, अपने अपने चाइल्ड को देख रहा था, अपने नीचे वालों को देख रहा था। और डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या कर रहा था, अपने पूरे ख़ानदान को देख रहा था। मेरे अंदर जितने भी लोग आते हैं मैं सबको देखूंगा। तो ये डिफरेंस था। तो चाइल्ड सेलेक्टर हम लगाते हैं ग्रेटर देन के साइन से, यानी यहाँ पे माई कंटेनर के अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं लेकिन वो डायरेक्ट चाइल्ड होने चाहिए, तो उनके ऊपर ये वाली स्टाइलिंग लग जाएगी। और माई कंटेनर के अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं, जितने भी हैं, डायरेक्ट चाइल्ड हैं या किसी बॉक्स के अंदर है या अंदर है, कहाँ भी है ना, लेकिन पैराग्राफ होना चाहिए वो मौजूद ना, तो उसके ऊपर ये वाली स्टाइलिंग हमने लगाई थी। और लास्ट में क्या आया था भाई, एक आउटपुट आया था हमारे पास ना, बड़ा खतरनाक सा। ठीक है भाई, ऐसा कुछ हमने आउटपुट देखा था लास्ट क्लास में। अच्छा, हमारे लास्ट के 2 सेलेक्टर रह गए थे। चलो, 2 सेलेक्टर रह गए थे लास्ट के, एडजेसेंट सिबलिंग और जनरल सेलेक्टर। अब एडजेसेंट सिबलिंग को पहले थोड़ा समझते हैं, ये काम क्या करता है। फॉर एग्जांपल 4 लोग ना लाइन से बैठे हुए हैं, 4 लोग लाइन से बैठे हुए हैं। मिसाल के तौर पे ये 3 बंदे लाइन से बैठे हैं ना पहले रो के अंदर। तो इस बंदे को मैंने बोला कि तुम्हारा जो एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर है भाई, अब कौन है पता है? नहीं पता? तुम्हारा बराबर वाला, सिर्फ बराबर वाला डायरेक्ट, यानी किसी भी एलिमेंट के सिर्फ बराबर में जो भी चीज़ होगी ना उसको बोलेंगे एडजेसेंट सिबलिंग। सिबलिंग मतलब भाई बहन हो गए, एडजेसेंट मतलब जो बराबर में होता है, ऐसा कुछ होता है ना, इसको पकड़ लेते हैं। नहीं, एक डिव है जिसके अंदर H1 और P हैं, और आप P समझ लो कि बहुत सारे हैं, 11 या 12 किस्म के P हैं उसके अंदर, लेकिन H1 एक ही है। अब आप ये चाह रहे हो कि H1 के बाद जो पहला P आता है ना, मैं बस उसको चेंज करूँ। H1 के बाद जो पहला P आता है ना उसको चेंज करूँ। तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप क्लास की आईडी दे दो, या तो इसके तरीके से कर लो, सेम ही चीज़ है। ठीक है। अच्छा, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर क्या करता है, अपने किसी भी एलिमेंट के, यानी H1 हो गया यहाँ पे ना, तो इसके बराबर में जो भी P का टैग है या बराबर में जो भी एलिमेंट है, ये सिर्फ उसको स्टाइल देगा। मिसाल के तौर पे हम पकड़ते हैं, यहाँ पे आके एक नया बनाते हैं। चलो, यहाँ पे डालते हैं हेडिंग, यहाँ पे लिखते हैं भाई क्लास 2, यहाँ से क्लास 2 स्टार्ट हो रही है हमारी। अच्छा जी, तो ऐसा करते हैं कि एक पैराग्राफ बनाते हैं जिसकी आईडी रखते हैं भाई माई आईडी। ठीक है, माई आईडी के नाम से पैराग्राफ बना दिया और यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिख दिया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक और पैराग्राफ, और इसको मैं कोई भी आईडी नहीं दे रहा, और उसके अंदर डायरेक्ट मैं कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ। ठीक है भाई। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे माई आईडी को थोड़ी सी स्टाइलिंग देनी है, तो मैं इधर आऊँगा और यहाँ पे आके बोलूँगा भाई आपको क्लास 2, और आईडी कैसे लगा देते, हैश से लगा देते। हैश लगा के यहाँ पे मैंने डाल दी आईडी, और यहाँ पे आके बोलता हूँ भाई आप ले लो कलर 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 ब्लू। अच्छा, इधर आते हैं तो लास्ट में इसका कलर हो गया ब्लू। ठीक है, क्लास 2 आ गई यहाँ पे और उसका कलर हो गया ब्लू हो गया। अच्छा, इसका कलर ब्राउन क्यों हुआ है, किसी को पता है? पहले से स्टाइलिंग हमने यहाँ दी हुई है ना कि भाई सबका कलर ब्राउन करना है, तो जिसके ऊपर कलर नहीं भी लगा होगा ना उसके ऊपर ब्राउन कलर लग जाएगा। अच्छा, तो ब्लू कलर हमने दे दिया, मुझे यहाँ पे आउटपुट भी दिख गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है ना माई आईडी जो है ना, इसके ठीक बराबर में जो भी पैराग्राफ है, सही है, इसके ठीक बराबर में जो भी पैराग्राफ है उसको मैं कोई स्टाइलिंग दे दूँ। तो मैं बोलूँगा भाई हैश करके आप आ जाओ, माई आईडी को पकड़ो सबसे पहले, माई आईडी प्लस। ठीक है, प्लस क्या करता है, अपने बराबर वाले को देखता है।
मैंने बोला आपके बराबर में जो पैराग्राफ का एलिमेंट है ना उसको पकड़ो और उसका जो कलर है वो कर दो आप रेड। ठीक है, देखो रेड हो गया। रेड की जगह कुछ और देते हैं, पर्पल देते हैं। ठीक है, पर्पल हो गया। ये देखो, तो इसके ठीक बराबर में जो पैराग्राफ का एलिमेंट था यहाँ पे माई आईडी के ठीक बराबर में माई आईडी यहाँ पे बंद हो रही है और उसके बराबर में एक पैराग्राफ का एलिमेंट था। अब मैं ऐसा करता हूँ कि माई आईडी के बराबर मैंने एक H2 लगा देता हूँ, H2 लगा देता हूँ। अब कितने लोगों को ऐसा लगता है कि इस माई आईडी के बराबर में जो H2 है या P है इसके ऊपर स्टाइलिंग लगी होगी, इस पूरे के ऊपर एक स्टाइलिंग लग जाएगी जो हमने दी है उसको, कलर वाली पर्पल कलर। किसको लगता है कि ये पैराग्राफ पर्पल ही रहेगा? और कोई? नॉर्मल रहेगा। और किसको लगता है कि पर्पल नहीं होगा, अब ये खराब हो जाएगा, मतलब पुरानी वाली स्टाइल पकड़ लेगा? इसको नहीं लगता, एक को लगता है। और 50-50 वाले कितने हैं? बताओ ना भाई, सो रहे हो क्या सारे? हाँ, क्या हुआ यहाँ पे? क्या हुआ है? ब्राउन हो गया ना, मतलब स्टाइलिंग नहीं लगी। देखो मैंने बोला था इसको कि आईडी के बराबर में जो पी है, अब आईडी के बराबर में तो कोई पी है ही नहीं तो स्टाइलिंग भी नहीं लगी। ठीक है, आईडी के बराबर में कोई पी नहीं है तो स्टाइलिंग भी नहीं लगी। अच्छा, ये जो हम सिलेक्टर पढ़ रहे हैं ना, बस यही एक मुश्किल चीज़ है। इसके बाद सारे मतलब आसानी आसानी है, बस समझ लो। सिलेक्टर थोड़े से मुश्किल है, बाकी सब आसान है। और सिलेक्टर बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। और जो ये वाले सिलेक्टर हम पढ़ रहे हैं ना, एडजेसेंट वाला और प्लस माइनस वाले, ये इतने इस्तेमाल नहीं होते आपसे ना। बस क्विज के अंदर आ गए तो आ गए, वरना ये ज़्यादा आपके पास तंग नहीं करेंगे आपको ना। अच्छा जी, तो ये था भाई हमारा एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, जो किसी भी एलिमेंट को आप पकड़ोगे इधर तो ये इसके ठीक बराबर वाले को दिखेगा बस। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक है भाई जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। ये क्या है भाई? आओ देखते हैं। मैचेस एन एलिमेंट दैट इज अ सिबलिंग ऑफ अनदर ऑल्दो इट डज नॉट हैव टू बी डायरेक्टली प्रोसीडिंग एलिमेंट। देखो, जैसे यहाँ पे हमने देखा था ना कि H1 के बराबर में जितना भी P है, H1 के बराबर में जितने भी P हैं, या एक ही होगा बराबर में, तो दो हो ही नहीं सकते। तो जो भी है ना उसको उसकी स्टाइलिंग दे दो आप ना, यानी अपने अपने सिर्फ बराबर वाले को मैंने पकड़ा यहाँ पे ना। लेकिन जनरल सिबलिंग क्या करता है? सिबलिंग का मतलब क्या होता है? सिबलिंग भाई बहन होते हैं ना, तो ये भी यही करता है, अपने भाई बहन को पकड़ता है। यानी इसके लेवल पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, ये तो हमने देखा था कि इसके बराबर में, या इसको हमने देखा था कि इसके अंदर, यानी इसका जो रिश्ता था बाप बेटे वाला था। लेकिन इसका जो रिश्ता होगा ना वो भाई बहन वाला होगा। यानी इसके लेवल पे जितने भी होंगे ना, ये सबकी स्टाइलिंग चेंज कर देगा। देखो देखते हैं इसको ना। देखो यहाँ पे आ गए हम, और मैंने इसको बोला कि माई आईडी को पकड़ो आप, और हैशटैग माई आईडी, बल्कि ऐसा करते हैं, चलो माई आईडी पकड़ लेते हैं। हैशटैग माई आईडी। जी सर, ये तो कमेंट है ना, HTML में कमेंट पढ़ा था ना, वही है ये। CSS में बस ऐसा लगता है, ये HTML में ऐसे लगता था ये। HTML में ऐसे लगता था। हाँ हाँ हाँ, इसमें भी लगेगा, कंट्रोल/ शॉर्टकट की। अच्छा, माई आईडी को पकड़ा मैंने और बोला कि भाई अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा का अलिफ मद्दा बोलते हैं ना इसको उर्दू में, तो ये वाला साइन लगाओ और इसके बाद पैराग्राफ। यानी अब माई आईडी के लेवल पे, माई आईडी के लेवल पे जितने भी पैराग्राफ हैं ना सबको पकड़ लो। कलर, बैकग्राउंड कलर, चलो बैकग्राउंड कलर देते हैं इसको ब्लैक, और कलर देते हैं इसको वाइट, सबसे अलग। ठीक है, अच्छा अब देखना क्या होगा इसके अंदर। देखो माई आईडी था, अब इसके लेवल पर जितने भी पैराग्राफ के एलिमेंट हैं, ये वाला पैराग्राफ इसके लेवल पे, इसका कलर चेंज हो जाएगा। और ऊपर जो होंगे ना, ये तो डिव, इसको तो हटा दो, इसको तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये वाला पैराग्राफ चेंज हो जाएगा जिसकी आईडी हमने तला दी थी। ये वाला नवाब वाला पैराग्राफ चेंज हो जाएगा, ये वाला पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। ठीक है, आओ देखते हैं, ये चेंज हुआ,
ये देखो ये वाला चेंज हुआ, नहीं हुआ चेंज, चलो क्यों नहीं हुआ भाई। जनरल सिबलिंग सेलेक्टर तो यही काम करता है। ये सारी क्लास के आपके बच्चे? पीछे वाले थोड़े से नहीं है मेरे। कौन से वाले? प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो। कौन है? हाँ भाई कौन है? सारी इसी क्लास के हैं या? चलो आप हो गए, आपसे आगे वाले जो ये मामे वाले बैठे हैं इसी क्लास के हो? मैं वही फारसी में तो नहीं कह रहा ना बेटा। प्रैक्टिस वाले कौन कौन बैठा हुआ है? और आप इसी क्लास के हो? बेटा ये यहाँ पर वो नहीं है, कांटे नहीं है। आगे आओ भाई, आगे आओ, पीछे वाले। ये भी खाली है, वो भी खाली है, ये भी खाली है यार। भाई आगे आ जाओ यार, क्या मसला है? इधर तुम दोनों बाद में बैठ जाना, आगे आ जाओ पहले। 3-4 सीटें खाली हैं, जल्दी जल्दी आओ। हाँ भाई पीछे वाले। इधर कौन बैठा यार? तुम्हारी सिर में दर्द हो रहा है, जाओ नीचे मेडिकल में बुलाऊं। चलो भाई हाँ भाई देखो ये चेंज नहीं हुआ भाई, क्यों चेंज नहीं हुआ, क्या मसला है इसको बताओ। ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ना एक और पैराग्राफ ऐड करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब ये पता नहीं पहले वालों को लेता है बाद वालों को लेता है। ओके इधर आ जाओ, एक पैराग्राफ और ऐड करो, और इधर आ गया। ये देखो ये बाद वाले को ले रहा है, ठीक है, बाद वालों को ले रहा है। पैराग्राफ ना ऐसा करते हैं पहले भी ऐड कर देते हैं ना, फिर देखते हैं क्या करते हैं। आगे वाले करेगा भाई, चलो आगे वाले कर रहा है भाई सेलेक्ट ना, सही है, पीछे वालों को नहीं देख रही। तो उसके आगे जितने भी उसके भाई होंगे बराबर में, तो सारे एलिमेंट्स को ही पकड़ेगा ना। अच्छा ये वाले जो है ना, ये वाले जो लास्ट के दो हमने पढ़े हैं, पढ़ने की हद तक है बस, ये इतने इस्तेमाल होते हैं नहीं ज़्यादा, लेकिन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ती है ना, तो वहाँ पे इनके बगैर काम नहीं होता, ठीक है। आप परेशान हो जाओगे कि भाई अब क्या लगाऊँ, लेकिन काम आपका नहीं होगा, ठीक है। तो पढ़ तो रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस भी करना है इसकी ना। तो जनरल सिबलिंग देख लिया, एडजेसेंट सिबलिंग देख लिया, और डिसेंडेंट देख लिया हमने ना। ये समझ आया भाई? क्या दोबारा बता दो। देखो डिसेंडेंट तक को पता था ना भाई, डिसेंडेंट क्या था, अपने अंदर वाले सारे बच्चों को ले गए, ठीक है। अब इसके पोते हैं, जोगी हैं, बेटे हैं। ये वाला क्या कर रहा था, अपने बेटों को देख रहा था। ये वाला क्या कर रहा था, अपने बराबर वाले को देख रहा था। मेरे बराबर में जो बंदा बैठा है ना, मैं सिर्फ उसकी स्टाइलिंग चेंज कराऊंगा, यानी H1 के बराबर में जो पैराग्राफ का एलिमेंट है सिर्फ वो चेंज होगा। अगर पैराग्राफ नहीं है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और जनरल सिबलिंग क्या कर रहा है कि भाई अपने बराबर वाले सारे बंदे देख रहा है, अपने बराबर वाले अपने सारे बंदे देख रहा है। यानी देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि माई आईडी के बराबर में जितने भी पैराग्राफ हैं, ठीक है, जितने भी पैराग्राफ है, तो माई आईडी के बराबर में एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, इसके लेवल पे दो पैराग्राफ है ना, एक तो H2 ये तो चेंज नहीं होगा। तो माई आईडी के लेवल पे एक और दो पैराग्राफ है ना, तो दोनों का कलर और बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, देखो, ठीक है। तो इस तरह से ये इस्तेमाल होता है। अच्छा इसके अलावा ना एक और होता है हमारे पास ना, एक और होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो होता है भाई हमारे पास एट्रीब्यूट सेलेक्टर। क्या होता है वो? एट्रीब्यूट सेलेक्टर। एट्रीब्यूट पढ़े थे हमने, क्या होते हैं? क्या होता है एट्रीब्यूट? जैसे यहाँ पे मैं एक इनपुट बनाता हूँ ना, इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो इसमें जो टाइप टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये एक एट्रीब्यूट है ना,
टाइप एट्रीब्यूट है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई आपका टाइप है ईमेल, आपका टाइप है टेक्स्ट और आपका टाइप है नंबर, ठीक है। और कौन सा होता है भाई, यही होता है बस टेक्स्ट वाले तो। अच्छा अब गौर से देखना, देखो यहाँ पे मैंने बना दिए 4 इनपुट एलिमेंट, 1 2 3 4, नज़र आ रहा है ना, ये 4 डब्बे बने हुए। अब गौर से सुनना, देखो मुझे सिर्फ स्टाइलिंग उनके ऊपर करनी है जिन इनपुट की टाइप है टेक्स्ट, ठीक है। जिनकी टाइप टेक्स्ट है ना उनके ऊपर मुझे स्टाइलिंग करनी है। मेरे केस में 2 हैं, 1 और 2, तीसरा भी ऐड करते हैं चलो, और एक चौथा ऐड कर देते हैं, पासवर्ड आ गया, ठीक है भाई। तो ये मैंने कुछ इसके अंदर डाल दिए हैं। अरे यार ये 6 मैंने बना दिए इनपुट के टैग बॉक्स ना। अच्छा तो अब मुझे सिर्फ उनके ऊपर स्टाइलिंग करनी है या उनका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है जिनकी जो टाइप है वो टेक्स्ट है। तो पता ही है किसी को, CSS वाले पता है तुम्हें? हाँ कहाँ का CSS, बस गायब सारे। देखो इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर। मैं यहाँ पे आके बोलूँगा सबसे पहले आप पकड़ो इनपुट को, और जितने भी इनपुट है ना सबका जो बैकग्राउंड कलर है वो कर दो रेड। सबका बैकग्राउंड कलर हो गया आपका रेड, सारे रेड हो गए, लेकिन मुझे सिर्फ उनका चाहिए लाल जो जिनकी टाइप टेक्स्ट है। टाइप टेक्स्ट है ना, तो इधर आओगे आप और यहाँ पे लगाओगे स्क्वायर ब्रैकेट। क्या लगाओगे? स्क्वायर ब्रैकेट। और यहाँ पे आके आप बोलोगे भाई जिनकी जो टाइप है वो बराबर है टेक्स्ट के, ठीक है। जिनकी टाइप टेक्स्ट के बराबर है उनको क्या करो आप लाल कर दो। आओ भाई देखो, ठीक है। जिनकी टाइप टेक्स्ट थी वो सिर्फ वो लाल हो गए। अच्छा अब ईमेल वाले को हरा करते हैं। आप इसको पकड़ा, मैंने बोला जिसके टाइप आपको ईमेल नज़र आया ना ईमेल, उसको कर दो ग्रीन। ईमेल वाले क्या कर दो ग्रीन कर दो। क्या करें HTML के अंदर ईमेल गलत, अच्छा ईमेल, चलो हो गया हरा, ठीक है। खैर देखो किसी भी एट्रीब्यूट से अगर मुझे सेलेक्ट करना है ना, जैसे इसकी इनपुट इसका एट्रीब्यूट लगा हुआ है टाइप का, तो टाइप टेक्स्ट वाले जितने भी होंगे वो सारे यहाँ पे आके लाल हो जाएंगे, और जिनकी टाइप ईमेल है वो सारे ऐसे हो जाएंगे। इसको ना एक और मिसाल से देखते हैं। देखो अब मैंने बोला कि आप ऐसा करोगे, ऐसा 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 करो कि क्या वो, हाँ चलो इनपुट जो टेक्स्ट है ना, बल्कि ऐसा करते हैं सबको एक क्लास देते हैं हम सबसे पहले। क्लास इनपुट्स नाम की क्लास देते हैं और उन सबको पकड़ते हैं CSS के अंदर। इधर आते हैं, क्लास सिलेक्ट कैसे होता था, सेलेक्ट डॉट से होता था। इनपुट्स को पकड़ो और इनका जो बैकग्राउंड कलर है वो कर दो आप ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज हो गए, एक ही हुआ है ऑरेंज, जैसा कि मैं भाई क्योंकि बाकियों को हमने ये वाला काम दिया है ना। अच्छा इसको इसने क्यों दिया, इसके ऊपर भी एक कहानी है ना, वो देखते हैं वो क्या कहानी है। ऑरेंज हो गया, सही है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ कि इनको पकड़ता हूँ और इसको बोलता हूँ कि आप सब ना क्लास की जगह ना ऐसा करो कि क्लास हटा देते हैं इनकी, इनको हम देते हैं नेम, इनको हम देते हैं नेम, ठीक है। अच्छा तो पहला नाम हम देते हैं भाई, क्या नाम दें यार, तुम्हारा नाम क्या है? सुफियान हो गया, फारिस, इसका नाम देते हैं फारिस। और इसके बाद दूसरे वाले को भी नाम देते हैं हम फारिस। तीसरे को छोड़कर चौथे का नाम देते हैं फारिस। हाँ भाई तुम
राफे, राफे, एक राफे, दो राफे। हाँ भाई तुम पीछे वाले नाम, तला हो गया, समीर, समीर। ठीक है भाई, इन सबको हमने एक एक नाम दे दिया कि भाई आपका नाम फारिस है, आपका नाम फारिस है, आपका नाम फारिस है, आप राफे हो, आप राफे हो और आप समीर हो। स्टाइलिंग देखते हैं तो वही वाली लगी हुई है। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं कि मैं बोलता हूँ कि एट्रीब्यूट सेलेक्टर मुझे पता है, तो यहाँ पे आके मैं बोलूँगा कि इन दोनों को कटाओ, कटाओ नहीं बल्कि नीचे आ जाओ ना इनके। सबसे पहले क्या नाम डाला था भाई, फारिस। मैंने बोला था जिसका नाम है भाई फारिस, जिसका नाम है फारिस, उसका बैकग्राउंड कर दो भाई साहब ब्लू। और फारिस के बाद कौन था हमारे पास, राफे, राफे को कर दो आप ब्लैक कर दो, चलो येलो कर देते हैं, येलो कलर आ गया। ठीक है भाई, तो जिसका नेम राफे, नेम का एट्रीब्यूट होगा और वैल्यू उसकी राफे होगी वो येलो हो जाएगा, जिसका नेम का एट्रीब्यूट फारिस होगा वो ब्लू हो जाएगा। हो गया, येलो और ब्लू हो गया। राफे के हमने दो वेरिएंट डाले थे ना इसके अंदर। एक मिनट तो थोड़ा सा करते हैं रिलोड। ठीक है भाई, हो गया ये। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर भाई ऐसे काम करता है आपका ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ इसके बगैर काम नहीं होता। मिसाल के तौर पे आपकी एक वेबसाइट है जिसके अंदर 600 इनपुट बने हुए हैं और 600 के 600 इनपुट चेक बॉक्स हैं। अब आपको उनका कलर चेंज करना है तो आप एक एक को क्लास दोगे जाके, नहीं, आपको एट्रीब्यूट से करना पड़ेगा सेलेक्ट ना। अच्छा जी, तो सेलेक्टर्स हमारे पास इतने ही होते हैं, तो आए सबके समझ, समझ आए सबके भाई, प्रैक्टिस कर ले, आए आगे बढ़े। एट्रीब्यूट सेलेक्टर कहीं भी इस्तेमाल कर लो, फॉर्म के अलावा कहीं भी इस्तेमाल कर लो, करके देख लेते हैं आप। हाँ सब में होता है, सब में होता है। देखो यहाँ पे आके बोलता हूँ मैं पैराग्राफ, पैराग्राफ में H3 पकड़ लेते हैं आप, इधर H3 पकड़ा, दूसरा H3 पकड़ा और तीसरा H3 पकड़ लिया, और इन सबको देते हैं हम नेम के बजाय देते हैं इनको नेम ही दे देते हैं। चलो नेम इज इक्वल्स टू हेडिंग, HEA। इधर आते हैं, इधर आके बोलते हैं जितने भी H3 हैं सबका कर दो बैकग्राउंड, निकाल ही दो यार, काम खराब कर रहा है। अच्छा सबका बैकग्राउंड कर दो ये वाला एक्वामेरियन, सबका हो गया बैकग्राउंड वाला। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जिनका नेम हेडिंग्स है ना, जिनका नेम क्या है हेडिंग्स है ना, सिर्फ उनका एक कलर चेंज हो जाए। तो H3 को पकड़ा और H3 का नेम क्या होना चाहिए भाई, हेडिंग्स होना चाहिए। इसका जो कलर है वो कर दो आप, कलर कर दो ब्लैक, चलो ठीक है ना। ये ब्राउन था और ब्राउन से क्या हो गया, ब्लैक हो गया। जिसको हमने एट्रीब्यूट दिया हुआ था कौन सा वाला, हेडिंग्स का जो भी एट्रीब्यूट है, कोई भी नाम दे देते हैं हेडिंग्स के अलावा, चलो हेडिंग्स ही रहने दो उसको। ठीक है भाई, एट्रीब्यूट सेलेक्टर, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर और एडजेसेंट सेलेक्टर। CSS के आपके सेलेक्टर यहाँ पे हो गए भाई ख़त्म, जो भी मुश्किल थी वो यहीं तक थी, बस आगे आसानी है। बस इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं अभी थोड़ी देर में ना, ताकि सबको क्लियर हो जाए ना। अच्छा आगे बात कर रहा है भाई हाउ CSS रूल्स कैस्केड, कि भाई CSS के रूल लगते कैसे हैं, CSS के रूल लगते कैसे हैं। देखो सबसे पहले बात कर रहा है कि लास्ट रूल, ये रहा, इफ़ देयर आर 2 और मोर रूल्स दैट अप्लाई टू द सेम एलिमेंट, यानी अगर दो स्टाइल है ना, दो तरह के, अगर वो सेम एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, यानी पहले मैंने उसको बोला है पैराग्राफ का कलर आप कर दो ऑरेंज, ठीक है, गौर से सुनना, पहले मैंने उसको बोला है पैराग्राफ का कलर कर दो आप ऑरेंज, लेकिन नीचे मैंने एक और बना दिया और उसको मैंने बोल दिया कि पैराग्राफ का कलर आप कर दो ब्लू, ठीक है। यानी एक ही एलिमेंट को मैंने दो स्टाइल दे दिए, वो भी एक जैसे, एक ही एलिमेंट को मैंने क्या कह दिए,
दो स्टाइल दे दी, वो भी एक जैसे दे दिए। यानी पहले मैंने उसका कलर था ऑरेंज कर दिया, फिर नीचे आके उसका कलर मैंने बोला ब्लू कर दो। अच्छा, ये बोल रहा है कि भाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड विच विल टेक प्रेसिडेंस, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई कौन सा वाला कलर अप्लाई होगा। मैंने पहले वो बोला उसको ब्लू और बाद में बोल दिया ऑरेंज, तो कौन सा वाला लगना चाहिए? तो ये मुझसे पूछ रहा है मुझसे ना। अच्छा, ये बोल रहे हैं भाई लास्ट रूल। एक होता है भाई लास्ट रूल हमारे पास CSS के अंदर ना, वो क्या होता है? इफ़ द टू सेलेक्टर्स आर आइडेंटिकल, यानी अगर दो सेलेक्टर सेम है, दोनों सेलेक्टर अब आईडी से भी सिलेक्ट करा हुआ है, क्लास से भी सिलेक्ट किया हुआ है, कैसे भी सिलेक्ट किया हुआ है ना, तो दो सेलेक्टर अगर सेम है, द लेटर ऑफ टू विल टेक प्रेसिडेंस, यानी जो दूसरे नंबर पे जो आएगा ना, सबसे आखिर में जो आएगा उसको अहमियत दी जाएगी। यानी पहले कलर था ऑरेंज और अभी कर दिया आपने ब्लू, तो ऑरेंज वाला ओवरराइड हो जाएगा और ब्लू वाला उसके ऊपर लग जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एक रूल है सेलेक्टर का ना। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे एक मिसाल भी दी हुई है, इसको देखते हैं थोड़ी देर में। स्पेसिफाई, इफ वन सेलेक्टर इज मोर स्पेसिफाइड देन अदर, the more specific rule will take precedence over more general ones. In this example, H1 is more than star। हाँ देखो आ गई ना वाली चीज़। ये बोल रहे कि अगर आपने, अच्छा ये जो सेलेक्टर्स हमने पढ़े ना, इनके भी लेवल्स होते हैं कि किसको अहमियत देनी है किसको नहीं देनी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपने एक को दिया हुआ है ना स्टार करके, आपने उसका कलर आपने चेंज कर दिया, स्टार देके आपने उसको बोला हुआ है कि भाई आप ले लो कलर ब्राउन, ठीक है, और फिर आपने स्टार के ऊपर ही मैं लगाता हूँ H1 का कलर कर दो आप ब्लैक और बैकग्राउंड कलर कर दो आप ऑरेंज। अब यहाँ पे बात ये कर रहा है कि अगर आपने यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाया हुआ है ना, और से सुनना, यूनिवर्सल सिलेक्टर आपने लगाया हुआ है अगर, और उसको आपने कलर दिया हुआ ब्राउन और वो है बाद में, और पहले आपने H1 को कलर दिया हुआ ब्लैक, तो अब आप लोग बताओ कि कौन सा वाला स्टाइल अप्लाई होगा? बाद वाला अप्लाई होगा ना, अभी पढ़ा है बाद वाला होगा। लेकिन यहाँ पे मना कर रहा है, बोल रहा है यार देखो यहाँ पे ना बात करेंगे प्रायोरिटी की, कि H1 जो है ना, H1 उसकी ज़्यादा अहमियत है स्टार से, तो H1 के ऊपर जो स्टाइलिंग होगी ना वो लगेगी। स्टार वाला भले से बाद में आ जाए, उसको हम नहीं मानेंगे। हमने बोला भाई H1 का आपने नाम लिया है तो H1 को ही मिलेगा। जैसे अगर यहाँ से बाहर से कोई आता है और बोलता है यार पूरी क्लास को ना 100 रुपये मिल रहे हैं, पूरी क्लास को 100 रुपये मिल रहे हैं, और वो बोलते कि भाई बिलावल को 300 रुपये मिलेंगे, बिलावल स्पेसिफाई हो गया ना, गलत तो है, अब क्या कर सकते हैं, अब CSS का रूल है भाई। अब भले से उसने ये बात बाद में बोली है, लेकिन उसने नाम लेके बोला है ना, नाम लेके बोला है तो नाम की ज़्यादा वो होगी रेफरेंस। आओ देखते हैं, H1 वैसे काम करेगा नहीं, यहाँ पे हमने बनाए हुए हैं बहुत सारे, एक और बना लेते हैं H1। चलो भाई ठीक है, स्टार्ट में हमने बोला था कि सबका कलर क्या होना चाहिए? ब्राउन होना चाहिए ना। नहीं, वो नीचे हमने स्पेसिफाई कर दिया होगा, नीचे हमने कुछ चेंज करा होगा ना। ये देखो यहाँ पे किया हुआ है ना हमने चेंज H1, इसको पकड़ के ऊपर ले जाते हैं ना, बल्कि ऐसा करते हैं, चलो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, इसका कलर क्या हुआ? ब्राउन नहीं हुआ, हालांकि मैंने बोला भाई कि भाई ब्राउन कर दो, लेकिन ब्राउन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि H1 के नाम की वो ज़्यादा है ना, प्रेफरेंस ज़्यादा है उसके नाम की, कि भाई अगर आपने नाम लेके बोला है ना कुछ, मर गया यार, हाँ, तो अगर आपने नाम लेके बोला है ना कुछ, तो भले से आपको बाद में भी आ जाए ना, तो नाम वाले को ही अहमियत दी जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पे H1 को नाम लेके मैंने बोला था कि आपका बैकग्राउंड और ये वाला कलर ऐसा होगा, लेकिन बाद में मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा के बोल दिया इसको कि ब्राउन होगा, तो ब्राउन तो हो जाएगा सबके ऊपर, लेकिन अहमियत किसकी ज़्यादा है? नाम की ज़्यादा है ना अहमियत, तो नाम वाले स्टाइल लगेंगे पहले ना। यहाँ पे इन्होंने बात मेंशन भी करी हुई है कि भाई बातें कौन कर रहा है ये?
हाँ, तो H1 इज मोर स्पेसिफिक देन स्टार, PB इज मोर स्पेसिफिक देन P हैश इंट्रो इज मोर स्पेसिफिक देन P। ठीक है, तो अगर आपने किसी को आईडी वगैरह से भी सिलेक्ट करा हुआ ना तो उसकी रेफरेंस ज़्यादा हो जाएगी फिर। ठीक है, उसकी रेफरेंस ज़्यादा हो जाएगी, तो रेफरेंस टू रेफरेंस भी चीज़ें चल रही होती है ना। इसको एक बार गो थ्रू कर लेना बुक के अंदर से। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई, इसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? इम्पॉर्टेंट बोलते हैं। अच्छा, यू कैन ऐड इंपॉर्टेंट आफ्टर एनी प्रॉपर्टी वैल्यू टू इंडिकेट दैट इट शुड बी कंसीडर्ड मोर इंपॉर्टेंट देन अदर रूल्स टू अप्लाई द सेम एलिमेंट। यानी अगर आपने किसी भी एलिमेंट की प्रेफरेंस को सबसे ऊपर लेके जाना है, अभी हमने देखा कि सबसे पहले क्या होती है हमारे पास, नाम वाली होती है, फिर यूनिवर्सल वाली होती है, या नाम यूनिवर्सल से भी ऊपर होती है बहुत सारी ना। जैसे अगर आपने आईडी करके दिया हुआ है ना, उसको आईडी करके या नेम का एट्रीब्यूट लगाया हुआ है तो उसकी और ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सबसे ऊपर मेरा एलिमेंट पहुंच जाए भाई, अब इसके ऊपर जो स्टाइल लगे ना वो फाइनल हो, ऊपर मैंने जो भी खिचड़ी बनाई हुई है, लाल किया हुआ है, हरा किया हुआ है, काला किया हुआ है, वो मेरा मसला नहीं है। अभी जो मैं स्टाइल दे रहा हूँ ना वो सब पे लगना चाहिए। ठीक है, अभी जो मैं स्टाइल दे रहा हूँ वो सब के ऊपर लगना चाहिए। वो देख लो कैसा लगता है। जब यहाँ मैंने बोला कि भाई H1 बोल्ड और अंडरलाइन को आप कर दो एक्वा और कलर कर दो ऑरेंज। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और बोलता हूँ कि H1 जो है उसका बैकग्राउंड कर दो ग्रीन। अलग कलर कौन सा दें यार? गोल्डन, चलो गोल्डन कर देते हैं, सेम ही है ओरिजिनल गोल्डन। यार बैकग्राउंड इसको ना थोड़ा सा मैं ना नाम से देना चाह रहा हूँ, टी टील टील दे दें, टील नहीं यार, टील भी सेम हो जाएगा। चलो यार ऐसी की तैसी ब्लू कर देते हैं। कलर कर दो भाई इसका वाइट। अच्छा, अब यहाँ पे अब आप लोग बताना कि H1 के ऊपर मैंने बोल दिया कि भाई बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दो, कलर वाइट कर दो, लेकिन नीचे आके मैंने बोला कि H1 का जो है वो बैकग्राउंड एक्वा है और कलर रहेगा ऑरेंज। तो अब H1 के ऊपर क्या लगेगा? कौन सा वाला? ये लगेगा, तो हाथ उठाओ, किसको लगता है ये लगेगा और किसको लगता है कि ये वाला लगेगा? देख लें फिर रिजल्ट। हाँ भाई, कौन सा वाला लगा है? ऑरेंज वाला लगा है ना। ये क्यों लग गया भाई? हमें तो ये वाला चाहिए। अच्छा, बाद में लिखा है, चलो बाद में लिखा है ना तो नीचे कर देते हैं इसको, नीचे कर देते हैं। अब ब्लू वाला लग गया। अब कौन सा लग गया? ब्लू वाला लग गया। अच्छा, अब मेरे पास एक कंडीशन है, मैं चाहता हूँ कि H1 जो है ना वो रहे ब्लू। ऊपर तो मैंने लिखा हुआ है इसको, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये ब्लू रहे H1 ना। या फिर मैं एक और चीज़ करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई H1 जितने भी है ना सारे ब्लू हो जाए। नीचे कर दें अगर इसको, सारे नहीं हुए अभी भी। ये देखो ये पर्पल ही है, इसमें आईडी लगी हुई है, सही है, और क्लास लगी हुई है, तो उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा हो गई फिर क्लास और आईडी की। अच्छा, तो ऐसा कोई तरीका कि अब मैं ढूंढा थोड़ी फिरूंगा कि हाँ इसको पकड़ लूँ, आईडी को पकड़ लूँ, क्लास को पकड़ लूँ, ढूंढा थोड़ी फिरूंगा। ये ढूंढ सकता हूँ मैं? कोड इतना बड़ा है समझ ही नहीं आ रहा। तो क्या किया जाए भाई फिर इसका? फिर इम्पोर्टेंट लगाया जाए। बुक के अंदर इन्होंने बोला है कि भाई आप यहाँ पे लगा दो इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट लगा दो। तो ऊपर आपने कुछ भी किया हुआ है ना, कितनी भी स्पेसिफिक चीज़ दी हुई है, आईडी दी हुई है, नाम दी हुई है, एट्रीब्यूट सेलेक्टर लगाया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है ना, मैं सबको ओवरराइड कर दूंगा। मैं लगूंगा सिर्फ ना इम्पोर्टेंट। ये जो आपने वो दी होती है ना वैल्यू जो दी होती है, इसके बाद लगता है और इससे पहले लगता है, सेमीकोलन से पहले लगता है। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट यहाँ पे भी लगा देते हैं इम्पोर्टेंट, एक्सक्लेमेशन का साइन लगता है और इम्पोर्टेंट लिखा जाता है इधर ना। आओ इधर, सारे ब्लू हो गए, देखो सारे H1 ब्लू हो जाएंगे। अब ऊपर भले से मैंने कुछ भी लगाया हुआ है ना, आईडी सेलेक्टर है, कुछ भी है, कुछ भी मैंने किया हुआ है ना भाई, मैंने इसको बोला भाई इंपॉर्टेंट, सबसे ऊपर आप हो, बस आपके ऊपर कोई भी नहीं है, जो स्टाइल आपको मिलेगा वो सबको मिलेगा। तो इसने वो सबके ऊपर अप्लाई कर दिया।
पैराग्राफ के ऊपर भी सेम स्टाइल लगाते हैं। पैराग्राफ सारे पैराग्राफ पे लग गया। ठीक है, ये पी का सिलेक्टर था, पी था। अब पैराग्राफ को मैंने कुछ भी बोला है ना, देखो इसकी थोड़ी सी वो ज़्यादा है अभी भी, क्योंकि इसको मैंने कुछ एट्रीब्यूट दिया होगा ना, तो जब भी ज़्यादा है तो डिफरेंट चीज़ों के हिसाब से डिफरेंट उसकी वैल्यू हो सकती है। क्या दिया हुआ है, आओ ऊपर दिया हुआ था ना, ये लो, एक ये वाला था, उसको हमने दिया हुआ होगा भाई डिसेंडेंट दिया हुआ है ना, देखो डिसेंडेंट दिया हुआ है, देखो ब्लैक दिया हुआ है ना, इसको इम्पोर्टेंट उड़ा दो इसको। चल मेरा भाई हो गया। ऊपर भी हमने इम्पोर्टेंट दिया हुआ था ना। अच्छा भाई, तो ये थे कुछ CSS के रूल्स। ठीक है, ये रूल्स बस समझने वाले हैं, और बाकी चीज़ें और दूसरी देखते हैं ना। इनहेरिटेंस आ जाएगा हमारे पास भाई, ये देख लेते हैं, इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। इनहेरिटेंस को उर्दू में क्या बोलते हैं? विरासत बोलते हैं ना भाई। तो आओ थोड़ी सी ना विरासत बनाते हैं। मैंने बोला डिव एक बाप है, जिसकी जो क्लास है वो भाई साहब क्लास है मेन डिव आपकी क्लास है। ठीक है, और इनके जो बेटे हैं वो बनाते हैं सबसे पहले ना। मैंने बोला आपका एक बेटा है पी, जिसके अंदर कुछ टैक्स मैंने लिखा हुआ है। आपका जो दूसरा बेटा है वो है भाईजान H2, जिसके अंदर मैंने हेडिंग 2 लिखा हुआ है। आपका जो तीसरा बेटा है वो है एक अदद बोल्ड का टैग ना, बोल्ड। ठीक है भाई, ये मैंने कुछ मेन डिव बना दिया, और इसके कुछ मैंने चाइल्ड बना दिया, एक पैराग्राफ बना दिया, हेडिंग बना दी और बोल्ड बना दिया। अब मैं इधर आता हूँ और बोलता हूँ कि इम्पोर्टेंट आते हैं सबसे पहले यहाँ से ना। मैंने बोला मेन डिव की क्लास को पकड़ो, और इसका जो कलर है वो कर दो आप रेड। कलर क्या कर दो इसका, रेड कर दो। तो मैंने इसको बोला था मेन डिव को ना, मेन डिव को मैंने बोला था गौर से देखना। मेन डिव को मैंने बोला था कि भाई आपका जो कलर है वो क्या रहेगा, लाल रहेगा। अब क्या इसका आउटपुट आएगा बताओ। अब मेन डिव के अंदर जो तीनों बने हुए पैराग्राफ H2 और B का टैग है, इन तीनों का कलर लाल हो जाएगा या नहीं होगा, या इसका कलर लाल करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ डायरेक्ट कुछ टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। क्या क्या इसका बिहेवियर होगा पता है किसी को? कुछ थोड़ा सजेशन तो दो, गलत बता दो भले से। सबका लाल हो जाएगा, सबका लाल हो जाएगा। क्यों लाल हो जाएगा? मैंने तो बोला डिव के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको लाल करो, बस डिव का कलर लाल करो। तो ये पैराग्राफ का कलर लाल क्यों होगा, पहले आउटपुट देखते हैं। इंपॉर्टेंट लगा देते हैं यार। तो ये फॉर्मेटिंग नहीं होती इसके अंदर। हाँ भाई ये देखो ये क्या हो रहा है इधर यार, ये पैराग्राफ के एलिमेंट हटाते हैं यहाँ से ना, और ना नए वाले लगाते हैं थोड़े से ना, स्पैन लगाते हैं, और नहीं जो हमने पहले से स्टाइलिंग करी हुई है ना, ये काम ख़राब कर दिया हमारा। स्पैन लगा देते हैं, H4 लगा देते हैं, H4 और EM लगाते हैं। आओ इधर। अभी भी ऐसा हुआ यार, तो क्या मसला है भाई? लाल कलर करना है आपको यार। वो सबका हमने कलर असल में यूनिवर्सल लगाया हुआ है ना, यूनिवर्सल को उड़ाते हैं मुझे लिए ना। चलो यार की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सल काम खराब कर रहा है। अच्छा तो मेन डिव के अंदर जितने भी टेक्स्ट हैं वो आप लोगों ने बोला कि लाल हो जाएंगे सारे, देखो सारे लाल हो गए। ठीक है सारे लाल हो गए। इधर आते हैं और इधर आके ना एक BR लगाते हैं ताकि
चीज़ें ना आसान हो जाए। ठीक है भाई, सारे लाल हो गए। तो इसने CSS का एक रूल फॉलो किया जिसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, यानी पेरेंट के ऊपर जो मैंने स्टाइलिंग लगाई हुई है ना, चाइल्ड के ऊपर भी कुछ कुछ अप्लाई हो सकती है। ठीक है, चाइल्ड के ऊपर भी कुछ कुछ वो स्टाइलिंग अप्लाई हो सकती है। जैसे अक्सर कुछ लोगों के अंदर कोई बीमारी होती है, जैसे कोई शुगर पेशेंट होता है, कोई शुगर पेशेंट होता है। अब इसके थोड़े बहुत चांसेस होते हैं कि उसकी जो औलाद होगी या उसके जो बच्चे होंगे उनको भी कभी ना कभी शुगर हो सकती है, इस चीज़ के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे भी मतलब ये होता है कि वो बीमारी जो होती है ना वो इनहेरिट हो जाती है, वो विरासत में मिलती है वो बीमारी ना। इसी तरह से यहाँ पे जो स्टाइलिंग हम देंगे ना वो भी हमें विरासत में मिल जाएगी। मतलब इसके जो नीचे वाले होंगे ना, जैसे पेज का इन्होंने क्लास बनाई है, तो इसके अंदर ये जो बंदे हैं ना, इनको इसकी वाली जो स्टाइलिंग होगी ना वो मिल जाएगी विरासत में। ठीक है, मेन डिफ को ना एक और चीज़ देते हैं हम बोलते हैं मेन डिफ का जो बैकग्राउंड है ना वो येलो कर दो, और इसको करते हैं इम्पोर्टेंट कि भाई ऊपर वाले नहीं चाहिए और यही वाला चाहिए, इम्पोर्टेंट। चलो देखो सब के ऊपर लग गई वो, पता नहीं सब पे लगी है या डिफ के ऊपर लगी है, खैर जो भी है। तो इसने क्या किया भाई के पूरी जो स्टाइलिंग थी ना, इसने किसने, पैराग्राफ ने, ओ स्पैन ने, H4 ने और EM ने, जितनी भी इनकी स्टाइलिंग थी वो इन्होंने अपने पेरेंट से ले ली, मेन डिफ से ले ली। ठीक है, यानी पेरेंट टू चाइल्ड वाला काम यहाँ पे हो रहा है ना, कि पेरेंट को जो हमने स्टाइलिंग दी थी वो चाइल्ड के ऊपर भी लग गई। तो इस तरह से काम करता है भाई इनहेरिटेंस CSS के अंदर ना। ये वो बताने वाली चीज़ है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके मैंने दिखा दिया, लेकिन ये सिर्फ बताने वाली चीज़ है ना, ये आप खुद करोगे ना कोड आपको समझ आ जाएगा। अच्छा आओ आगे, आगे बात कर रहे हैं कि भाई वाई यूज एक्सटर्नल स्टाइल शीट ना, कि भाई एक्सटर्नल स्टाइल शीट आपने क्यों लगानी है। तो ये बता चुका हूँ मैं, एक्सटर्नल क्यों लगानी है भाई, क्यों लगानी थी, ताकि कोड ख़राब नहीं हो ना, समझने में आसानी हो। अच्छा इसके बाद क्या है भाई, डिफरेंट वर्जन ऑफ CSS को हटा दो, ये पढ़ाते नहीं है, इसकी समरी पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं ना। अच्छा CSS treat each HTML element as if it appear inside its own box and user rules to indicate how that element should work। क्या बोला इसने ये, चलो भाई ट्रांसलेटर खुल जाओ। उर्दू उर्दू, चलो उर्दू। CSS हर HTML के एलिमेंट के साथ ऐसा सलूक करता है जैसे ये अंदर जाहिर होता है, इसका अपना बॉक्स है, और बताने के लिए कवायद का इस्तेमाल करता है कि अच्छा ये वही चीज़ बता दी ना इसने, कि भाई CSS के अपने रूल्स होते हैं और वो सारे रूल्स इन्होंने बता दिए और वो रूल्स हमने अप्लाई कर दिए, बस ये बात इन्होंने करी है कि भाई हर एलिमेंट के अपने अपने रूल होते हैं। अच्छा रूल्स आर मेड अप ऑफ सेलेक्टर्स, के रूल्स क्या होते हैं, वो सेलेक्टर से बनते हैं, दैट स्पेसिफाई द एलिमेंट द रूल अप्लाई टू, यानी जो भी रूल या जो भी स्टाइलिंग, इसको जो है ना इसको स्टाइलिंग भी बोलते हैं और रूल भी बोलते हैं, ठीक है ना, दोनों इसके नाम है। तो स्टाइल जो लगते हैं वो सेलेक्टर से लगते हैं, यानी डॉट का सेलेक्टर देख लिया, हैश का सेलेक्टर देख लिया, और जो डिसेंडेंट होते हैं या नाम से आपने गेट कर लिया ना, तो उस तरह से गेट करते हो और आईडी लगती है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ सेलेक्टर्स अलाउ यू टू टारगेट योर रूल्स एट डिफरेंट एलिमेंट्स, कि भाई यहाँ पे हमने आपको डिफरेंट सेलेक्टर बता दिए, डॉट का बता दिया, हैश का बता दिया, नेम का बता दिया सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर बता दिया, और चाइल्ड वाले, चाइल्ड टू पेरेंट वाले सारे सेलेक्टर बता दिए, जिनसे आप डिफरेंट एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हो, उनकी स्टाइलिंग को आप कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा डेक्लेरेशंस आर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, के जो CSS की डेक्लेरेशन होती है वो दो पार्ट के ऊपर होती है, एक होती है प्रॉपर्टी और एक होती है वैल्यू। यानी यहाँ पे देखा था ना हमने कि प्रॉपर्टी और वैल्यू, ये चीज़ थी हमारी प्रॉपर्टी और ये चीज़ थी हमारी वैल्यू, ठीक है। अच्छा
CSS rules usually appear in a separate document, although they may appear within a HTML page. कि CSS की जो स्टाइलिंग है वो आप कोशिश करें कि एक अलग फाइल के अंदर बनाएं, लेकिन अगर आप HTML के अंदर भी लिखना चाहो तो सही है ना, लिख सकते हो, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा, तो चैप्टर नंबर 1 हमारा हो गया भाई कंप्लीट CSS का ना। अभी ऐसा करो कि टाइम है हमारे पास ना अच्छा खासा, CSS के सारे सेलेक्टर की यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस करो अभी।